कभी सोचा है कि जीवन अरबों सालों से कैसे चलता आ रहा है? इसका जवाब एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस में छिपा है, रिप्रोडक्शन। और ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है, ये तो जीवन की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लिखने जैसा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछेंगे, आखिर कोई जीव रिप्रोडक्शन करे ही क्यों? फिर हम जीवन की उस सीक्रेट कोडबुक को खोलेंगे जिसे डीएनए कहते हैं, और देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी गलतियां भी प्रजातियों के लिए एक सुपर पावर बन जाती हैं। और आखिर में इस पूरी कहानी को हम इंसानों के उदाहरण से जोड़कर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि रिप्रोडक्शन किसी एक जीव के जिंदा रहने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो फिर जीवन इस पर इतनी एनर्जी क्यों खर्च करता है? देखिए, खाना खाना, सांस लेना, ये सब तो जरूरी हैं। इनके बिना तो कोई जीव जिंदा ही नहीं रह सकता, राइट? तो फिर कोई भी जीव रिप्रोडक्शन जैसी चीज पर अपनी कीमती एनर्जी क्यों बर्बाद करेगा, जिसकी उसे पर्सनली कोई जरूरत नहीं है? इसका जवाब उस अकेले जीव में नहीं है। जवाब छिपा है पूरी की पूरी प्रजाति के अस्तित्व में। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो किसी भी प्रजाति का अंत उसके पहले सदस्य के साथ ही हो जाएगा। रिप्रोडक्शन के जरिए ही एक प्रजाति के लाखों करोड़ों जीव पैदा होते हैं, जिससे उनका वजूद बना रहता है और दुनिया पर नजर आता है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि प्रजाति को बचाए रखना है, पर सवाल यह है कि आखिर कोई जीव अपनी ही तरह का दूसरा जीव बनाता कैसे है? इसका राज छिपा है जीवन के ब्लूप्रिंट में। ये ब्लूप्रिंट और कुछ नहीं बल्कि डीएनए है। सोचिए, ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें लिखा है कि किसी जीव का शरीर कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा। तो जाहिर है, अगर शरीर की एक और कॉपी बनानी है तो सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनानी होगी। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? डीएनए की एक और कॉपी तैयार करना। सेल के अंदर मानो एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री चल रही है जो इस ब्लूप्रिंट की हूबहू नकल बनाती है। एक बार 2 ब्लूप्रिंट तैयार हो गए तो सेल बाकी सामान भी डबल करता है और फिर बीच से बढ़ जाता है और दोनों नई कोशिकाओं को अपना अपना ब्लूप्रिंट मिल जाता है। पर यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या ये कॉपी हर बार एकदम परफेक्ट होती है? यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है जिसे हम वेरिएशन यानी विभिन्नता कहते हैं। देखिए, हर जीव एक खास तरह के माहौल में रहने के लिए परफेक्टली अडैप्टेड होता है, जिसे साइंस की भाषा में नीश कहते हैं। डीएनए की एकदम सटीक कॉपी ये पक्का करती है कि नई पीढ़ी भी उसी माहौल में आराम से रह सके। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो माहौल अचानक बदल जाए? मतलब जहां वो जीव रहते हैं वहां का तापमान एकदम से बढ़ जाए, या पानी ही खत्म हो जाए, या कोई भयंकर नई बीमारी आ जाए, तब क्या होगा? अगर किसी स्पीशीज के सारे जीव बिल्कुल एक जैसे हुए तो ऐसा एक बड़ा बदलाव पूरी की पूरी आबादी को एक झटके में खत्म कर सकता है। लिटरली कोई नहीं बचेगा। लेकिन अगर डीएनए कॉपी करते वक्त थोड़ी बहुत गलतियां या कहें कि वेरिएशंस आ जाएं, तो हो सकता है कि कुछ जीवों में उस बदलाव से लड़ने की ताकत हो। मान लीजिए पानी गर्म हो गया तो शायद कुछ बैक्टीरिया ज्यादा गर्मी झेल सकते हैं, वो बच जाएंगे और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वेरिएशन कोई गलती नहीं, बल्कि ये तो स्पीशीज के लिए एक सर्वाइवल इंश्योरेंस है। चलिए अब देखते हैं कि जीव ये काम असल में करते कैसे हैं। सबसे पहले उन तरीकों की बात करते हैं जहां सिर्फ एक पेरेंट ही काफी है एक पूरी नई जनरेशन बनाने के लिए। इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अकेले रिप्रोडक्शन करने के भी बड़े अनोखे तरीके हैं, जैसे अमीबा को ही ले लीजिए, वो तो बस बीच से 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, सिंपल। या फिर हाइड्रा, उसके शरीर पर एक छोटा सा बड यानी कली जैसा कुछ उगता है जो बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। मतलब जीवों ने टुकड़े होकर, स्पोर्स बनाकर कई तरीकों से अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा तो है, पर उसमें वेरिएशन बहुत धीरे धीरे आता है। तो एवोल्यूशन ने एक और जबरदस्त तरीका निकाला जिसमें 2 पेरेंट शामिल होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर वेरिएशन जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी है, तो क्या इसे बनाने की स्पीड को तेज करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और उसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब 2 अलग अलग जीवों का डीएनए मिलता है तो वेरिएशंस के एकदम नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की धीमी प्रोसेस के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से नए नए वेरिएशंस पैदा करता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, अगर हर जनरेशन में 2 जीवों का पूरा डीएनए जुड़ने लगे तो डीएनए तो डबल होता चला जाएगा, है ना?
पर नेचर के पास इसका भी एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। इसे कहते हैं मियोसिस। इस प्रोसेस में खास रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं जिनमें डीएनए की मात्रा ठीक आधी होती है। तो जब ये आधे आधे डीएनए वाले दो सेल्स मिलते हैं तो नई पीढ़ी में डीएनए की मात्रा फिर से परफेक्ट हो जाती है। चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इंसानों में जब शरीर की जनरल ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है तब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होना शुरू करते हैं। किशोरावस्था के इस फेज को प्यूबर्टी कहते हैं और ये शरीर में कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस दौरान लड़के और लड़कियों दोनों में कुछ बदलाव तो कॉमन होते हैं, जैसे बॉडी पर नए बाल आना, लेकिन कुछ बदलाव बिल्कुल अलग होते हैं। जहां लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, वहीं लड़कों की आवाज भारी होने लगती है और चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये सारे साइंस हैं कि बॉडी अब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। जैसा कि ये कोट साफ साफ कहता है, सेक्सुअल एक्ट से प्रेगनेंसी हो सकती है, जो एक महिला के शरीर और मन पर बहुत बड़ा असर डालती है। इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना बेहद जरूरी है। और यहीं पर यह डिस्कशन हमें बायोलॉजी से निकालकर एक बड़े सोशल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। यह सच है कि रिप्रोडक्शन से आबादी बढ़ती है, लेकिन क्या हमारे समाज में जो खराब लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसका असली कारण सिर्फ बढ़ती आबादी है या फिर रिसोर्सेज का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बायोलॉजी के साथ साथ अपने समाज में भी ढूंढना होगा।